सो फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले पिछले वीडियोस के विनर के नाम मैं आपको शो करना चाहता हूँ। ये रहे वो कुछ नाम। इस वीडियो में भी वो कंपटीशन जारी रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो में जो भी मैंने वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं उनमें से 5 वर्ड्स आपको चूज करके उनके सेंटेंसेस कमेंट में लिखने हैं। पहले 5 लोगों के नाम मैं अगले वीडियो में शो करूंगा। Which I want to share with you. That why do you want to fit inside a glass slipper? You know, like we were told, like Cinderella did, why do you want to fit inside a glass slipper when you can shatter the glass ceiling? Shatter, to break into many small pieces, मतलब किसी चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाना। ये जो वर्ड है ये उन चीजों के लिए यूज होता है जो अचानक से टूट जाती हैं, जैसे कि कांच या सपने। मतलब कि ये किसी फिजिकल चीज के टूटने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और किसी इमोशनल चीज के टूटने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द ग्लास शैटर्ड व्हेन इट हिट द फ्लोर। जब मतलब कि कांच टूट गया जब वो फ्लोर पे गिरा, जब वो फर्श पे गिरा तो कांच टूट गया, मतलब ग्लास क्या हो गया, शैटर्ड हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है, हर होप्स वर शैटर्ड बाय द बैड न्यूज। मतलब कि उसकी उम्मीदें टूट गई, यहां पे भी टूट गई तो शैटर्ड। उसकी उम्मीदें टूट गई उस बुरी खबर से। उसने जब वो बुरी खबर सुनी तो उसकी उम्मीदें टूट गई। हर होप्स वर शैटर्ड बाय द बैड न्यूज। तो इस तरह से फिजिकल और इमोशनल दोनों चीज के लिए ये यूज होता है शैटर्ड। अब जैसे कि बहुत ज्यादा रात में शांति है आपके यहाँ और किसी ने बहुत जोर से गाना बजा, जैसे शादियों में बजता है, किसी ने बजा दिया बहुत जोर से, तो क्या हो गया, कौन सी चीज टूट गई, वहां की शांति टूट गई। मतलब कि लाउड नॉइज ने वहां की जो साइलेंस था नाइट का उसको शैटर्ड कर दिया। तो इस तरह से आप शैटर्ड का यूज कर सकते हैं। I want to tell you a little secret. I'm not very fond of this phrase, breaking the glass ceiling. फॉन्ड इसको भी आपने कई बार सुना होगा। तो इसका मतलब है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और लव समवन और समथिंग। मतलब कि किसी से प्रेम होना, किसी चीज को पसंद करना या प्रेम होना किसी चीज से, उसको हम बोलते हैं फॉन्ड। इसका मतलब कि यूज किया जाता है प्यार या लगाव दर्शाने के लिए उपयोग होता है जिन्हें हम पसंद करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। उसे चॉकलेट बहुत पसंद है, वो फॉन्ड ऑफ है चॉकलेट के। तो फॉन्ड के साथ अक्सर आप देखेंगे ऑफ यूज होता है, ठीक है, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर यूज होता है। तो दूसरा सेंटेंस है, अब फॉन्ड तो प्रेम पसंद करने के लिए भी यूज होता है। तो दो अगर लोग हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वहां पे भी हम फॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दे आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉन्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप पसंद करते हैं तो उसमें फॉन्ट लगा सकते हैं। जैसे कि कोई दूसरा आदमी है वो उसको गिटार बजाना पसंद है तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार इन हिज फ्री टाइम। तो इस तरह से आप फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। Why does it annoy me? Because it takes the context of everything that I have done, all my achievements, all my hard work, and puts it into a box. एनॉय इस वर्ड को आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो इसका मतलब हम जानते हैं और कैसे यूज़ करना है ये देखते हैं। तो इसका मतलब है टू मेक समवन स्लाइटली एंग्री और इरिटेटेड। मतलब कि थोड़ा सा एंग्री किसी को कर दे या खींच किसी को लगे तो उसको हम बोलेंगे वो एनॉय है ना। थोड़ा सा क्रोधित या परेशान अगर है तो वो एनॉय है। मतलब कि ये ऐसी स्थितियों के लिए उपयोग होता है जहाँ पे मतलब जिन चीज़ों से हमें थोड़ी सी खींच या नाराजगी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हिज कॉन्स्टेंट टॉकिंग एनॉयज मी। कॉन्स्टेंट मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो हिज कॉन्स्टेंट टॉकिंग एनॉयज मी, उसका जो लगातार बात करना मुझे परेशान करता है। दूसरा सेंटेंस है, द लाउड म्यूजिक एनॉयड द नेबर्स। तेज संगीत ने पड़ोसियों को परेशान कर दिया। अब पहले आपने क्या वर्ड सीखा, शैटर। मतलब कि जो नाइट की साइलेंस थी वो शैटर हो गई थी। तो अब यहाँ पे उसका नेबर जो है वो परेशान हो गया एक लाउड म्यूजिक के, ठीक है। तो बोल सकते हैं लाउड म्यूजिक शैटर्ड द साइलेंस ऑफ नाइट एंड एनॉयड द नेबर। इस तरह से उसका और इन दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
शटर का और एनोआइड का। But that does not mean that the glass ceiling doesn't exist. Of course it exists. And countless of women and men, mostly women, run into it in their professional and personal lives. And I'm sure a lot of you can vouch for that right now. वाउच, वाउच इसका मतलब है टू कंफर्म और एसर्ट दैट समथिंग इज ट्रू और दैट समवन इज ट्रस्टवर्दी। मतलब कि किसी चीज की सच्चाई या किसी की विश्वसनीयता की पुष्टि करना, है ना, कि वो सच कह रहा है या उसकी पुष्टि आप कर रहे हो कि हाँ वो ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाउच। मतलब ये वर्ड तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी के या किसी चीज के बारे में एक तरह से गवाही दे रहे होते हैं, उसकी विश्वसनीयता के बारे में, तो हम बोलते हैं वाउच। तो जैसे कि एग्जांपल है, आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, है ना, मैं उसकी ईमानदारी की पुष्टि कर सकता हूँ। आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी। तो आप दोस्तों में बोलते हैं ना कि हाँ वो तुम उसको उधार दे सकते हो, मैं उसकी ईमानदारी की पुष्टि करता हूँ। आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी। दूसरा सेंटेंस है, सी वाउच्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, सी वाउच्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उसने उत्पाद की गुणवत्ता की पुष्टि की, उसने जो प्रोडक्ट थी उसकी जो गुणवत्ता थी, है ना, उसकी पुष्टि की कि ये सही प्रोडक्ट है। And it's honestly all I did. Every step of the way, all I did was set a higher standard. How did I get here? By being fierce, by being fearless, and by being flawed. Completely and utterly flawed. I'm not perfect, like none of us are. फ्लॉड, हैविंग imperfections और डिफेक्ट्स, मतलब है त्रुटिपूर्ण या खामियों वाला। मतलब ये इन चीज़ों या लोगों के लिए उपयोग होता है, दोनों के लिए। मतलब कोई चीज़ भी हो सकती है फ्लॉ, या कोई आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, तो उनके लिए उपयोग होता है जिनमें कुछ खामियां या अपूर्णताएं होती हैं। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि द प्लान वॉज फ्लॉड फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, द प्लान वॉज फ्लॉड फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब कि योजना शुरू होने से ही दोषपूर्ण थी, उसमें कुछ फ्लॉज थे, है ना, उसमें कुछ दोष थे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें, उस प्लान में। तो कोई बता रहा है कि द प्लान वॉज फ्लॉड फ्रॉम द बिगनिंग। दूसरा सेंटेंस है, एवरीवन हैज देयर ओन फ्लॉज। ये तो सबको पता है कि हर किसी की अपनी खामियां होती हैं, तो उसी को यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है, एवरीवन हैज देयर ओन फ्लॉज। ये आप बहुत जगह यूज करेंगे, ये सेंटेंस ही आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, एवरीवन हैज देयर ओन फ्लॉज। ठीक है, आप बताने के लिए किसी को कि हर किसी की अपनी खामियां होती हैं, एवरीवन हैज देयर ओन फ्लॉज। I've done it so many times, over and over again. Why? Because I don't want anyone to tell me I can't have everything. I want to dream of everything and I'll have everything. So rule number 4, be greedy. Be greedy for your ambitions. Be hungry for it. ग्रीडी ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मैंने इस वर्ड को लिया क्योंकि ग्रीडी का मतलब लोग सिर्फ पैसे का लालची को समझते हैं। तो ग्रीडी का मतलब है हैविंग एन एक्सेसिव डिजायर फॉर वेल्थ और पोजीशन। मतलब कि वेल्थ के लिए तो लालची है ही, साथ में पोजीशंस के लिए भी, वो खाने के लिए भी लालची हो सकता है, वो किसी चीज़ के लिए लालची हो सकता है, धन के लिए तो होता ही है। ग्रीडी मतलब आप जानते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही इज़ अ ग्रीडी पर्सन हु ऑलवेज वॉन्ट्स मोर। वह एक लालची व्यक्ति है जो हमेशा अधिक चाहता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा अधिक की चाहत रखता है। ही इज अ ग्रीडी पर्सन हु ऑलवेज वॉन्ट्स मोर। दूसरा सेंटेंस है, ग्रीडी फॉर पावर ही बिट्रेड हिज एलाइज, है ना, ग्रीडी फॉर पावर ही बिट्रेड हिज एलाइज। बिट्रे मतलब आपने पहले सुना है कि धोखा होता है बिट्रे मतलब, और एलाइज मतलब होता है जो हमारे साथी होते हैं, जैसे कि नेता होते हैं तो उनके कई सारे साथी होते हैं ना, उनको बोलते हैं एलाइज, या कोई भी किसी भी केस में साथियों को बोलेंगे एलाइज। ठीक है, ग्रीड मतलब आपको पता है लालची। ग्रीड फॉर पावर, यहाँ वेल्थ की बात नहीं है, यहाँ किसकी बात है, पावर, सत्ता के लालची, सत्ता के लिए लालची। उसने अपने साथियों से क्या किया, विश्वासघात मतलब बिट्रे किया। तो ये था ग्रीडी का मतलब। So today my path is just my own. It belongs to no one. My failures, my successes, all of it, mine. My journey, all of it is mine. So rule number 5, do not compromise. Do not settle
on your dreams. Compromise, an agreement or settlement of a dispute that is reached by each side making concessions. कॉम्प्रोमाइज का मतलब है समझौता. अगर सिंपल एक हिंदी वर्ड में बताना हो तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है समझौता. दो पार्टी होती हैं तो उनमें समझौता होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज. जैसे कि एग्जांपल है, दे रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन. है ना, नेगोशिएशन मतलब कि बातचीत होती है जिसमें नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन. तो दे रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन. घंटों की बातचीत के बाद उन्होंने क्या किया, समझौता किया. दोनों पक्ष के बीच में बातचीत हो रही थी काफी घंटों तक और उसके बाद उन्होंने मतलब नेगोशिएशन किया और उसके बाद उन्होंने समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया. दूसरा मीनिंग है इसका, दूसरा सेंटेंस है, ही मेड अ कॉम्प्रोमाइज टू कीप द पीस. उसने शांति बनाए रखने के लिए समझौता किया. है ना, उसने क्या किया, शांति बनाए रखने के लिए समझौता कर लिया. ही मेड अ कॉम्प्रोमाइज टू कीप द पीस. कॉम्प्रोमाइज हम उस केस में भी यूज करते हैं जैसे कि हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी परिस्थिति के साथ भी समझौता कर लेते हैं. जैसे कि हम बहुत गरीब है कोई लड़का, तो उसने हार मान लिया और गरीबी से समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है मैं गरीब ही रहूंगा हमेशा. तो इस तरह से भी कॉम्प्रोमाइज का यूज हो सकता है. That I actually put my mind to. If that fails, I don't just wallow in self-pity. I roll myself in it. I roll around in it. I wrap myself in it, head to toe, self-pity, self-pity, self-pity. It's not a pretty sight. I can tell you that. My mother, who's sitting right here, has witnessed it many times. But then, I get up, cry a little, dust myself off and dive straight back into life, because the only way to push failure aside is to move ahead. Wallow in self-pity. Wallow in self-pity. ये आपका कई जगह यूज हो सकता है, इसलिए मैंने लिया है. तो इसका मतलब है टू इंडल्ज इन फीलिंग सॉरी फॉर वन सेल्फ. मतलब कि जब कोई आत्मदया में डूबा रहता है ना, खुद के बारे में तरस खाता रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और अपने प्रति सहानुभूति महसूस करता रहता है, तो उसी को बोलते हैं वॉलो इन सेल्फ पिटी. जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो बेहतर समझ में आएगा. तो पहला सेंटेंस है, आफ्टर द ब्रेकअप ही वॉलोड इन सेल्फ पिटी फॉर वीक्स. ब्रेकअप जब उसका हो गया, ब्रेकअप के बाद वो हफ्तों तक आत्मदया में डूबा रहा. मतलब कि हफ्तों तक वो रोता रहा और अपने पर तरस खाता रहा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं तो हमेशा दुखी रहूँगा. तो ये था सेल्फ पिटी, खुद के ऊपर दया करना, है ना, जो कि अच्छी बात नहीं होती है. दूसरा सेंटेंस है, इंस्टेड ऑफ वॉलोइंग इन सेल्फ पिटी ही डिसाइडेड टू टेक एक्शन. आत्मदया में डूबने के बजाय, इंस्टेड ऑफ वॉलोइंग इन सेल्फ पिटी, उसने कार्रवाई करने का निर्णय लिया. ही डिसाइडेड टू टेक एक्शन. ठीक है, तो ये एक सही मतलब नियम है कि आत्मदया में डूबने के बजाय आप काम करो, सेल्फ पिटी मत करते रहो. जैसे कि आप करोगे कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं नहीं सीख पाऊंगा, ये वो, तो आपको कभी इंग्लिश नहीं आएगी. आप एक्शन लीजिए, सेल्फ पिटी में मत डूबे रहिए, है ना, तो आपको इंग्लिश जरूर आएगी. आप बोलिए. तो ये था वॉलो इन सेल्फ पिटी का मतलब. I've always believed that you have to take risks, calculated, educated risks, to evolve. Because if you've not truly explored the full extent of your possibilities, you'll always remain stagnant. स्टैग्नेंट ये वर्ड भी आप कई बार सुनेंगे. तो स्टैग्नेंट का मतलब है नॉट मूविंग और फ्लोइंग, नॉट डेवलपिंग और प्रोग्रेसिंग. मतलब है इसका कि न चलने वाला या न बहने वाला. जब किसी चीज़ में कोई प्रगति नहीं होती है तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट, मतलब कि वो स्थिर है. ये ऐसी स्थितियों के लिए उपयोग होता है जिसमें स्थिरता आ गई हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो रहा हो. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द इकोनॉमी रिमेन्ड स्टैग्नेंट फॉर सेवरल ईयर्स. अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक स्थिर रही. हमारी इकोनॉमी होती है ना कि 7.4 जीडीपी है, तो 5 साल तक उतनी ही जीडीपी रही, 7.4. तो मतलब कि ग्रोथ नहीं हो रही है, वो स्टैग्नेंट हो गई है. दूसरा एग्जाम्पल है, हिज प्रोग्रेस इन लर्निंग द लैंग्वेज वॉज स्टैग्नेंट. है ना,
जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप एक वक्त के बाद आपको लगा कि आपकी प्रोग्रेस स्टैग्नेंट हो गई है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप जितना सीखे थे उतने में ही अटके हुए हैं कई महीनों तक, तो आपकी प्रोग्रेस क्या हो गई है, स्टैग्नेंट हो गई है। हिज प्रोग्रेस इन लर्निंग द लैंग्वेज वॉज स्टैग्नेंट, भाषा सीखने में उसकी प्रगति रुक गई थी। So, rule number 9, you can never please everyone all the time. And the biggest favor that you will all do to yourselves will be to laugh at yourself, at situations. Find a moment to appreciate every single day this funny thing called life. प्लीज, ये वर्ड आपको काफी इजी लग रहा होगा कि प्लीज का मतलब तो पता है, कृपया, या किसी से जब हम रिक्वेस्ट करने के लिए कुछ बोलते हैं तो उससे पहले हम प्लीज लगाते हैं। तो प्लीज का एक और मतलब होता है, तो वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। टू मेक समवन हैप्पी और सेटिस्फाइड, ठीक है, यहाँ पे प्लीज की स्पेलिंग वही है, टू मेक समवन हैप्पी और सेटिस्फाइड, मतलब कि किसी को खुश या संतुष्ट करना, है ना। जब किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो उस चीज के लिए हम प्लीज का यूज करते हैं इस वर्ड का। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हर स्माइल प्लीज्ड हिम, उसकी मुस्कान ने उसे खुश कर दिया। क्या कर दिया? खुश कर दिया, प्लीज कर दिया। हर स्माइल प्लीज्ड हिम, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, इट प्लीजेज मी टू सी यू हैप्पी, इट प्लीजेज मी टू सी यू हैप्पी, तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है, मतलब प्लीज होता हूं मैं तुम्हें देखकर। इट प्लीजेज मी टू सी यू हैप्पी।